हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस और एनवीएस की जनरल नॉलेज के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। और ये क्लास आप लोगों के टीयर 1 को क्लियर कराने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो चलिए हम लोग जल्दी से हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और सेशन को शेयर कर दिया है। ये पूरा सेशन इन सभी लोगों को समर्पित, क्योंकि इन बच्चों ने एनर्जी दे दी है इस क्लास को आते से ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में कर सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। इसमें बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो सेंसस है इसके अनुसार आप लोगों ने बताना है कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। और ये केवीएस पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है और ये अभी तक देखिए नेक्स्ट सेंसस हुई नहीं है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्लीज जल्दी से हर एक बच्चे ने बताना चाहिए मुझे, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर भी कर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि इंडिया का जो पूरा एरिया है उसमें अगर हम हर एक स्क्वायर किलोमीटर का डब्बा बनाए तो कितने लोगों को रख सकते हैं, तो उसमें यहां पर में 382 आता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे एग्जाम में उसके बाद में भी आया और उससे पहले भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 382। जितने भी बच्चों ने गलती से 328 लगा दिया है, आपको बता दूं यहाँ पर मैं नंबर्स जो है ना ये उल्टा पुल्टा करके आप लोग जो इसमें गलती कर देते हो, जैसे 328 382, ठीक है। तो प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ अब देखिए एक दो फैक्ट यहाँ पर में हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों से यहाँ पर में पूछ लिया जाए कि हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर में है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य के अंदर में है? बिहार के अंदर में है। ओके, बिहार में है 1106। और सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, कितनी है? केवल 17। और ओवरऑल इंडिया का एवरेज कितना अभी हम लोगों ने देखा है? 382। प्लीज ये तीनों के तीनों भी याद रखिएगा, बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने जो है ना इसको इस तरीके से ट्रिक से याद किया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो है मस्त पैकी, ठीक है, नहा धो के शेव बना के, देखिए मेरे को पास तो टाइम मिला नहीं, जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं यार कैसे टाइम मिल जाता था, ठीक है। तो नहा धो के शेव करके मस्त पैकी शेविंग करके, ठीक है, जाते थे वो। तो शेव मैंने तो कभी उनको दाढ़ी में देखा नहीं, हमेशा शेव्ड ही देखा है। आप लोगों ने देखा कभी जवाहरलाल नेहरू को दाढ़ी में? ठीक है, छोटी छोटी तो भी दाढ़ी आई हो उनको, ठीक है। मूछ में देखा है, दाढ़ी में तो मैंने कभी नहीं देखा उनको, कोई एक फोटो नहीं देखी उनकी कभी, ठीक है। तो नहा के शेव करके मस्त वह फिर निकलते थे। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा शेवा के नाम से जाना जाता है। प्लीज याद रखिएगा, मुंबई के पास में एक नहावा शेवा नाम की जगह है, ठीक है, वहां पर में ये पोर्ट है, इसी वजह से इसको नहावा शेवा पोर्ट के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है। ट्रिक के साथ में याद कर लो, याद रहता है लंबे समय तक। कांडला पोर्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले कांडला पोर्ट बोलते थे, अब इसका नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट कहां पर में? ये गुजरात में है, दीनदयाल पोर्ट है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मुंबई में है। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। तूतीकोरिन जो है आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। और मैंगलोर पोर्ट आप लोगों को मिलेगा कर्नाटका में, ठीक है। पूछते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के नाम भी यहाँ पर मैं देख सकूं। जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा हर एक जगह पे। और अभी आज आप लोगों की 3 बजे पेड में भी क्लास है, ठीक है, तो उसमें भी जरूर जुड़ना है आप लोगों ने। तो प्लीज ये देखिए आप लोगों के साथ में मैं ये पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मुझे बताइए आप लोग, पारादीप पोर्ट कहां पर में आपको दिख रहा है? ये कौन सा राज्य है जहां पर में ये आप लोगों को पारादीप पोर्ट दिख रहा है? पारादीप पोर्ट, ये पारादीप पोर्ट आप लोगों से पूछा जाता है। पारादीप पोर्ट आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा, पारादीप पोर्ट। गुड। ना निम्नलिखित में से कौन सा, ये पूरी ये आप लोगों को केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक प्राकृतिक रेशा है? देखो प्राकृतिक है मतलब उसको सिंथेटिक तरीके से हमने लैब में नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं। बताइए। देखिए फ्रेंड्स, नाइलॉन जो है ना, ये आप लोगों को बता दूं कि जो है बेसिकली मैन मेड है पूरी तरह से,
ठीक है, और ये पहला सिंथेटिक फाइबर था, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, या पूरे तरह से आर्टिफिशियली जो बनाया गया है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नाइलॉन। तो उसी तरीके से बहुत सारे और भी बाद में बनाए गए, ठीक है, जैसे कि रेयन है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक मतलब आप लोगों का जो लैब में बनाकर फिर बाद में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। रेयन, नाइलॉन की रस्सी आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, वैसे रेयन भी एक आपका फाइबर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल रस्सी या कोई चीज को बांधने के लिए आप लोग करते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है तो रेयन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जहां जहां पर में रेयन है। पॉलिस्टर अपने आप में उसके नाम से ही क्लियर है कि पॉलिस्टर हमने लैब में ही बनाया है, ईस्टर के, ठीक है, पॉलीमर से, ईस्टर के पॉलीमर से बनाया है, तो पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है ये भी आप लोगों का क्या है, ठीक है, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल है। आप लोगों से बोला है कौन सा प्राकृतिक है, दोनों प्राकृतिक होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा एक बार जल्दी से देखिए, केवल 67% बच्चों ने लगाया, जबकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं आंसर जो है ये कम से कम 90% से ज्यादा लोगों ने लगाना चाहिए सही, ठीक है। जूट, ठीक है, जिसको पटसन बोलते हो आप लोग, ये और आपका सिल्क, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड, जूट और पटसन क्या है आप लोगों के, ठीक है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं आप लोग प्लीज इसको याद रख लीजिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है ये आप लोगों को मैं अवेलेबल भी करवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों के पेड क्लास के अंदर में आपको सारी पीपीटी मिल भी जाती है। निम्न कौन से संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको बोला जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। देखो है तो ये सारे आर्टिफिशियली, ठीक है, सारे के सारे, लेकिन उसका स्पेशल नाम ही आर्टिफिशियल सिल्क है। ये है ना एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की, भाई उसका नाम ही आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब कि एक होता है नेचुरल सिल्क, एक है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो साड़ी ब्लाउज वगैरह के अंदर में जो ड्रेस होते हैं ना, जिसमें वो एकदम थोड़ा सा कलर लुक देने के लिए जैसे पहनते हैं, कई बार वो चनिया चोली वगैरह पहनते हैं, लड़के भी पहनते हैं, ठीक है, उसके अंदर में लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, सिल्क लुक देने के लिए, इसी वजह से आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा रेयन, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, रेयन। ओके, नाइलॉन तो चलिए सबसे पहला आपका आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल फाइबर था जो सबसे पहले बना था, लेकिन यहां पर में रेयन जो है इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं इसको, इसके उस तरीके से रेशम टाइप का लुक आने के लिए, और जनरली जो कपड़ों के अंदर में उसका इस्तेमाल होता है उस वजह से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिल्क रेयन को बोला जाता है। लिख लेंगे सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देंगे जल्दी से, चलिए। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, तो रेयन जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा पर पढ़ने के लिए मिलेगा, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा से आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे चाहे रेयन हो जाए, पॉलिस्टर हो जाए, नाइलॉन हो जाए, ठीक है, एक्रिलिक हो जाए, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, और रेयन आर्टिफिशियल फाइबर होने के साथ में इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। अब देखिए यहां पर मैं बोला गया है ब्लैंक फंगस से होने वाले पौधों की बीमारी है, ठीक है। एनवीएस लैब असिस्टेंट के अंदर में अटेंडेंट के अंदर में आया था 2018 के अंदर में, ठीक है, तो जीके के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। ब्लैंक इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने कभी गेहूं को देखा होगा, गेहूं के ऊपर में वो सफेद कलर का एक भूसा टाइप का बन जाता है, ठीक है। गेहूं को अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, गेहूं को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो या उसके ऊपर में नमी लग जाए, तो उसके ऊपर में आपने बहुत लंबे समय तक छोड़ने के बाद में आपने उसके ऊपर में सफेद कलर की परत देखी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, गेहूं में जो रतुआ लग जाता है ना, ठीक है, जिसको आप लोग रस्ट बोलते हो, वीट रस्ट बोलते हैं, ठीक है, वीट रस्ट, ये एक तरीके से क्या है, वो फंगस है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वो फंगस होता है। तो वीट रस्ट जो है वो एक तरीके से पौधों के ऊपर में आप बोल सकते हो फंगस से होने वाली बीमारी है पौधों के लिए। कई बार आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि वीट के ऊपर में एक सफेद कलर की लग जाती है, फिर उसको खाना नहीं, क्योंकि फिर वो कैसा आपके लिए एक तरीके से
फूड पॉइजनिंग का या फिर आप लोगों की बीमारी का कारण बन सकता है, तो वैसे वाले चीजों को खाना नहीं चाहिए फिर। ठीक है, चलिए तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्वेश्चन आया था लैब अटेंडेंट में, तो कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में भारत का ठंडा रेगिस्तान कहां पर में है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। आज आप लोगों की अभी 3 बजे पेड में भी क्लास है आप लोगों की। ठीक है, तो जितने बच्चे पेड कोर्स में जुड़ चुके हैं वो सभी के सभी बच्चे जो है आ जाएंगे एग्जैक्ट 3 बजे। आप लोगों का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं केवीएस की क्लास के अंदर में, वो एग्जैक्ट 3 बजे पेड क्लास के अंदर में आ जाएंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आ जाइएगा। आप लोग जल्दी से उससे पहले पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भारत का ठंडा रेगिस्तान कहां पर में है, तो भारत का ठंडा रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स, देखिए रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, जहां पर में बारिश कम होती है। ठीक है, बारिश कम होती है, तो जब वहां पर में बारिश कम होती है, ठीक है, और वहां पर में वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में, टॉरिड जोन के अंदर में, जो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले नॉलेज कैप्सूल में पढ़ाया पूरा टॉरिड जोन या टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो गर्म वाले इलाके में आता है तो वो आपका रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठंड वाले इलाके के अंदर में और बारिश भी कम हो रही है तो वो ठंडा रेगिस्तान कहलाता है आप लोगों का। हमारे भारत के अंदर में लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। बाकी जो है फ्रेंड्स, कौन सा खाना तुरंत एनर्जी देता है, इनमें से कौन सा वाला खाना जो है वो तुरंत एनर्जी देगा आप लोगों को, जल्दी बताइए आप लोग। फास्ट। ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें फैट हो, या जिसमें विटामिन हो, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा खाना है जो आपको फटाक से एनर्जी देगा। बस खाया और बस 5 मिनट वेट करो, आपको एनर्जी। ये ऐसे एनर्जी मिल जाएंगी आपको, बस खाया, लेकिन ये सब नहीं खाना है, ये तो फास्ट फूड में आता है। देखिए जिसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट हो, एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोगों को पता है कि आप कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर में आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे तेज, ठीक है, इस तेजी से क्या होता है आपका जो ग्लूकोज है उसके अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैट जो है वो सबसे धीरे धीरे होता है फैट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट मारते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है दौड़ते हो, खेलते हो, या फिर जिम जाते हो, तब जाके आपका धीरे 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 वेट कम होता है, जो फैट आपके अंदर में जमा है वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, क्योंकि फैट बहुत स्लो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग वही बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से जो है एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, 4 कैलोरी आप लोगों को देता है एनर्जी, 4 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी देता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बर्न होता है, धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लो या 1 ग्राम प्रोटीन ले लो, वो 4 कैलोरी ही देंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी में कन्वर्ट, प्रोटीन धीरे धीरे, और सबसे धीरे होता है फैट। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों 4 देंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, 4 कैलोरी, और जो फैट है वो 9 कैलोरी आपको एनर्जी देगा। सबसे फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, और सबसे स्लो एनर्जी में कन्वर्ट होता है फैट। लिख दो आप लोग, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर में पता चल, आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन, बाबा बुदान की पहाड़ियां कहां पर में है और किस चीज के लिए फेमस है, बाबा बुदान। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एकदम स्पीड में। और जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी बता देंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आप सभी लोगों ने, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जितनी भी फ्री कंटेंट आप लोगों को दिया गया है उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए आप लोग। ठीक है, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जो आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है इस्तेमाल करिए आप, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ये टारगेट रखना है कि टीचिंग परीक्षा इस बार केवीएस में टीचिंग परीक्षा का डंका बजना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही एक एक्साइटिंग जो है आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ 1 या 2 दिन के अंदर में। तो स्टे ट्यून्ड, जो बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा, जो टियर 1 क्लियर करेगा उसके लिए क्या गिफ्ट है, ठीक है, जो बच्चा टियर 2, ठीक है, में जाएगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू में जाएगा, उसके लिए एक्साइटिंग गिफ्ट, ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों प्रकार के मोटिवेशन आपको मिलते रहने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअसली प्रयास आपके लिए करेंगे। तो बाबा बुदान की पहाड़ियां जो है फ्रेंड्स, ये कॉफी के लिए फेमस है। ठीक है, बाबा बुदान, ये पहाड़ियां आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स कर्नाटका के अंदर में। ठीक
ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, वेस्टर्न घाट के पास में, वेस्टर्न घाट। ओके, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं मान लू फ्रेंड्स ये हमारा भारत है, तो ये इधर साइड में ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पर में कर्नाटक है, तो कर्नाटक के अंदर में भी वेस्टर्न घाट है, उसके पश्चिमी किनारे के ऊपर में अरब सागर की तरफ में, तो यहाँ पर में बाबा बुदान की पहाड़ियां है। एक्चुअली कहानी इस प्रकार की है कि बाबा बुदान जब अरब गए थे, ओके, तो वहां से आते समय यमन के अंदर में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो कॉफी के बीज थे, ठीक है, वो लोग कॉफी के बीज को बिना भूंजे हुए बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए, ठीक है, मतलब वो कॉफी के बीज कहीं और लेके जाएंगे तो फिर उसको उगा लेंगे वो लोग, तो वो उसको भूंज कर देते थे ताकि उसका कोई उससे पेड़ ना बना सके। तो उन्होंने क्या किया, बिना भूंजे हुए बीज, ठीक है, मतलब रॉ बीज जो थे उसको अपनी दाढ़ी में छुपा के ला लिया था भारत के अंदर में, और उन्होंने यहाँ पर में इन पहाड़ियों के ऊपर में फिर उसकी खेती की थी, ऐसा मतलब है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कहाँ से लाए थे उन्होंने, यमन से लेकर आए थे, ये याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है, अपने दाढ़ी में रख के ला लिया था। मैं सोचता हूँ यार दाढ़ी में रख के कैसे लाए होंगे, मतलब दाढ़ी के बाल से ऐसा पैक करके बांध के, किसी की दाढ़ी, मेरी तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं, आप लोगों में से किसी की होंगी तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना, लड़कियों की तो नहीं होंगी दाढ़ी, लड़की अपने बाल से ट्राई कर लेना, अब क्या है, ठीक है, लड़की अपने बाल से ट्राई कर लेना, बांधना जमता है क्या कॉफी के बीजों को, तो चलिए फिर कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने बांध लिया होगा, चिपका लिया होगा। तो कॉफी के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। भारत के अंदर में दो प्रकार की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा। मैं आप लोगों को अभी भी आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज याद रखिए आप सभी के सभी बच्चे, ठीक है, भारत में कॉफी दो प्रकार की बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये दोनों नाम आप लोग लिखेंगे, ये पूछा जाता है, अरेबिका, अरेबिका और रोबस्टा, ये किसके प्रकार है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों कॉफी के प्रकार है, प्लीज इसको याद रख लेंगे आप लोग, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, अरेबिका और रोबस्टा। मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि बाबा बुदान की पहाड़ियां कौन से राज्य के अंदर में मौजूद है, बाबा बुदान जो थे उन्होंने कॉफी के बीज कौन से वाले देश से लेकर आए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो जो सूफी फकीर थे बाबा बुदान, उन्होंने अपने दाढ़ी के अंदर में जो ये जो कॉफी के बीज है वो यमन से लेकर आ गए थे, यमन नाम का जो देश है वहां से, इसको लिख लेंगे आप लोग, यमन लिखिए आप लोग सभी लोग, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, यमन लिखो सभी लोग, पहले यमन लिखो, सभी यमन से लेकर आए थे उन्होंने, सऊदी अरब के नीचे में एक छोटा सा देश है कॉर्नर के ऊपर में, यमन। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था, ये बताना है आप लोगों ने, सारे के सारे एक्ट अभी आप लोगों को देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट वाले, उनको अभी आप मेरे साथ में अभी के अभी रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए 500 लाइक से हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं, जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे, और 1000 लाइक से भी हम लोग पास में आ गए हैं, ठीक है, फास्ट। तो देखिए यहाँ पर में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, इसको आप लोग देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अलग अलग है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में 3 एक्ट डिस्कस करूं क्या, ताकि अभी कभी याद कर ले हम लोग, एक एक तरीका अपनाते हैं हम लोग यहाँ पर में आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोले आप लोगों से, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पीए लिख देते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था आप लोगों का 1972 के अंदर में। वाइल्ड लाइफ, देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव को बचाना, वन्य जीव, ठीक है, ओके। तो वन्य जीव मैं लिख भी देता हूं यहां पर मैं आप लोगों के लिए, वन्य जीव के लिए, ओके, वन्य जीव को बचाने के लिए। अब हमने वन्य जीव को तो बचा लिया, लेकिन वन को नहीं बचाया हमने, ठीक है। 8 साल बाद आया, मां हम तो भूल ही गए कि वन्य जीव को बचा लेंगे, वन को कौन बचाएगा, ठीक है। तो वन को बचाने के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आए हम लोग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, एक्ट 1980 में, 8 साल बाद, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंदर में, ठीक है, ये दो आप लोगों ने याद रख लिया क्या। अब इसके बाद में देखो आप लोग, हमने वन को बचा लिया, वन्य जीव को बचाया पहले, फिर वन को भी बचाया, फिर बोले यार वन को भी बचाया, वन्य जीव को बचा लिया, फिर याद आया कि वन को भी बचाना है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में याद आया आप लोगों को कि भाई पर्यावरण को भी बचाना है आप लोगों ने, फिर आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। तो एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन
एक्ट। ओके, ये 1986 के अंदर में आया था। वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके रिस्पॉन्स में लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ओके, तो ये 3 आप लोग याद रखिए, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे, कमेंट के अंदर में लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। मैं और भी आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्लीज इनको पहले लिख लीजिए आप लोग। वन संरक्षण अधिनियम आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों से आपका आंसर होगा 1980 में, ठीक है। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है, और 1972 के अंदर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था ये भी बता दो यार, इतना खर्चा हो ही गया तो अभी। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिसको बोला जाता है, पूरा बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 2002 में आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप, ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है? आप लोगों के पास में केवल 5 सेकंड का समय है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और कौन से राज्य के अंदर में मैं बता रहा हूं उतने देर के अंदर में आप लोग जो है जल्दी से लिख देंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है। कौन से राज्य के अंदर में है वो आप मुझे बताएंगे, और उसका नाम भी आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पे है, उसका नाम मजूली है, ठीक है। और ये कौन से राज्य के अंदर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आसाम के अंदर में है, ठीक है। आसाम के अंदर में इसको पूरा जिला घोषित कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है इसको, ठीक है, अपने आप में। तो मजूली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र पर है, नदी के ऊपर में है, मजूली द्वीप आसाम राज्य के अंदर में। तीनों पॉइंट लिख दीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरदेशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील कौन से राज्य के अंदर में स्थित है? अब देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया यहां पर में कि सबसे पहली चीज तो आपसे बोला अंतरदेशीय, मतलब तट के ऊपर में नहीं होनी चाहिए। तट के, हमारी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ठीक है, जो कि जो तट के ऊपर में मौजूद है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि तटवर्ती इलाके में है, इसीलिए आप लोग उसको नहीं मानोगे, ठीक है, चिल्का इसको नहीं मानना, क्योंकि आपसे बोला अंतरदेशीय, इनलैंड, इनलैंड मतलब जमीन के अंदरूनी भाग में। तो सबसे बड़ी समुद्र अंदरूनी भाग में जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर झील, ठीक है। तो सांभर झील कहां पर में मौजूद है? राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपका आंसर होगा चिल्का, उड़ीसा के अंदर में। लेकिन अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि अंतरदेशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनलैंड, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सांभर झील। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, याद हो, अगर ये समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करके बता दो एक बार जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से, क्योंकि ये इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, राजस्थान के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरे के पूरे आप लोगों के साथ में ये पूरी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा मैं, सारे के सारे जो है आपके कहां पर में, ये भीमताल लेक कहां पर में है, ठीक है, सत्तल कहां पर में, रूपकुंड लेक कहां पर में, उत्तराखंड के अंदर में, सारी की सारी, ठीक है। दमदमा लेक कहां पर में है, ठीक है, भड़कल लेक कहां पर में, ब्रह्मा सरोवर कहां पर में, रेणुका लेक कहां पर में, हरिके लेक कहां पर में, कंजली लेक कहां पर में, सारा का सारा आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर में देख सकते हो कि अंशुपा लेक और ये चिल्का लेक, दोनों के दोनों आपको उड़ीसा के अंदर में मिलेंगे। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक ब्लैंक और ब्लैंक है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास। अब यहां पर में आप देखिए, सिंपल सी बात है, उसने बोला है हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या मिलता है उसकी सतह पे, ठीक है, कॉन्टिनेंट के ऊपर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आप लोगों को, ठीक है। उसमें भी कौन सा वाला, जो महाद्वीप है, जहां जहां पर में जमीन है, क्योंकि हर जगह पे जमीन नहीं है ना, बीच में पानी भी है, बीच में पानी भी है, पानी पानी भी है। तो जहां जहां जमीन है, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसा आउटर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी पृथ्वी के ऊपर में यहाँ पर में जमीन है, मान लो, चलो इसको ऐसा नहीं बनाते हम, इधर में बनाते हैं, यहाँ जमीन है, यहाँ पर में जमीन है, यहाँ पर में जमीन है, ठीक है, यहाँ पर में, यहाँ पर में, इधर में, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप है उसके ऊपर में कौन सा वाला मटेरियल सबसे ज्यादा पाया जाता है उसके क्रस्ट पे? तो देखिए अगर मैं बात करूं ये महाद्वीपों वाली इसमें, ठीक है, इसमें, तो यहाँ पर में सबसे ज्यादा पाया जाता है या जिससे बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से, वो बना है सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है उसको। वही अगर मैं बात करूं आपकी जो पानी है, ठीक है, जो पानी है ना, ये बीच में जो पानी है, ठीक है, उसके नीचे में जो जमीन है, पानी के नीचे वाली जो जमीन है, उसमें पाया जाता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, पानी के नीचे वाली जो क्रस्ट है, ठीक है। ओशियनिक मास अगर आप लोगों से बोल दिया जाए, ओशियन जो है क्रस्ट किससे बनी हुई है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है महाद्वीपीय पर्पटी, और सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए है महासागरीय पर्पटी। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और एल्यूमिनियम।
और वही अगर मैं बात करूं ओशियन के नीचे में जो जमीन है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, दोनों के दोनों आप लोग लिख दीजिए ताकि याद हो जाए हमेशा के लिए आप लोगों को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप सभी लोगों ने, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? 1 भी बता दो, 2 भी बता दो यार, इतना खर्चा हो ही गया अभी तो। ठीक है, 3 बजे आप लोगों की पेड क्लास है, जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में जुड़े हुए हैं सभी लोग जरूर जुड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को 1, 2 और 3, ठीक है, वो बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर अगर 1 की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ये जो है आपका इस तरीके से गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर में राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से स्टार्ट होकर हल्दिया तक, इलाहाबाद जिसको अब हम प्रयागराज बोलते हैं, वहां से हल्दिया तक। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 1620 किलोमीटर लंबा जो जल मार्ग है नदी के ऊपर में जो बनाया गया है, इसको नेशनल वाटरवे नंबर हम लोग 1 बोलते हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 1 बोला जाता है इसको। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये इधर में आ जाऊं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, इधर में नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां पर में सादिया से ढुबरी तक जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में सादिया से ढुबरी तक, ये इधर में सादिया से ढुबरी तक। ठीक है, ये जो जलमार्ग है दूसरा, इसको बोला जाता है नेशनल वाटरवे नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, सादिया से ढुबरी तक। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। चलो, अभी आप पहले मेरे को ये बताओ आप लोग, ये याद हुआ क्या? नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन से नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक। ब्रह्मपुत्र के ऊपर में सादिया से ढुबरी तक, दोनों आसाम में ही पड़ते, सादिया और ढुबरी। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर में जब तक ये नदी जा नहीं रही है तब तक पूरा ढुबरी तक नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। तो आप लोगों ने प्लीज इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है ये केरल के अंदर में है। ठीक है, बेसिकली ये 205 किलोमीटर का लेक को जोड़ते हुए, लेक्स को जोड़ते हुए जो है पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, नेशनल वाटरवे नंबर 3। ठीक है, काकीनाडा और पुदुचेरी के बीच में जो कैनल बनाई गई है 1078 किलोमीटर की, वो आप लोगों का नेशनल वाटरवे नंबर 4 बनाती है। ठीक है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। तो यहाँ पर मैं नेशनल वाटरवे नंबर आप 2 देख लीजिए, ये सादिया नाम की जगह है ब्रह्मपुत्र नदी से, और ये यहाँ पर में ढुबरी नाम की जगह है, यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है इधर साइड से, तो ढुबरी तक, सादिया से ढुबरी तक ब्रह्मपुत्र के ऊपर में नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 1 कितना किलोमीटर का, जल्दी से आप बता देंगे? सादिया और ढुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। ठीक है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। केरल में जो पश्चिम तटीय शहर है, तटीय जो इलाके है ये इधर में, यहाँ पर में नहरों को जोड़कर जो है करीब 205 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे नंबर 3 बनाया गया आप लोगों का। ठीक है, और काकीनाडा से पुदुचेरी तक इधर साइड में। ठीक है, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 4। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को ही बचाया था ना, बता देंगे जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे जल्दी से। ठीक है, अभी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स पेड में 3 बजे क्लास है, जितने भी बच्चे हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा पेड क्लास के अंदर में भी, ताकि आप लोग सारी की सारी चीजें अच्छे से आप लोग पढ़ सके स्टार्टिंग से ही। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो 3 के पहले पहले जाकर आप लोग एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आपसे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आया था 1972 में। आज हम लोगों ने 3 कौन कौन सी चीजें पढ़ी, क्या हम लोग उसको रिवाइज कर ले, एक बार रिवीजन कर ले हम लोग जल्दी से। चलो रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने एक बार ये देखा वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। उसके बाद में हमने देखा 8 साल बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, 8 साल बाद, तो वो कब आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर में। फिर उसके 6 साल बाद याद आया कि यार इन्वायरमेंट को भी तो भी बचाना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वो 1986 में आया था। फिर हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी देखा 2002 के अंदर में। ठीक है, सर सरप्राइज टू नो हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट, कि ये क्वेश्चन अब भूलेंगे हम, अब भूलेंगे नहीं हम लोग, और रिवाइज करवा देते हो। थैंक यू सर, यू आर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच अंजलि कुमारी जी। ठीक है, तो
आंसर जो है आप लोगों को ये याद हो गया यहाँ पर मैं आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पर में, ठीक है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, ये बताएंगे आप लोग जल्दी से। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सड़क सीमा सड़क संगठन, क्योंकि क्या है कि हमारे भारत के अंदर में अगर सीमावर्ती इलाकों के अंदर में सड़क नहीं रहेगी तो क्या होगा कि हमारे सैनिकों का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस स्थिति के अंदर में जो दुश्मन देश है वो ज्यादा आसानी से हमारे इलाकों के ऊपर में कब्जा कर सकते हैं, इलाकों के ऊपर में हमला कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में जो है 7 मई 1960 को, ठीक है, 1960 में 7 मई 1960 को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीआरओ की स्थापना की थी, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। 7 मई 1960, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, डायरेक्टली, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, ताकि मैं कल जब मैं इसको करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप सभी जो है इसको करके आए, ठीक है, और कल हम यहाँ से इस क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ये आपको बताना है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन से प्लेनेट की है, बताइए जल्दी से। सबसे अधिक घनत्व, मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप उस ग्रह को जानते हो, ठीक है, आप उस ग्रह को जानते हो, एक हिंट दे दिया, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है वो भी आप बता दीजिएगा, ओके। कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे, मैं आपको सारे के सारे ग्रहों की और इसके ऊपर में एक जो टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि जब भी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आए तो आप जो है उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो, ओके। जब बाकी बच्चे इसमें सोचते रह जाएंगे, आप लोग आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे उसके अंदर में, ठीक है। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, कौन से प्लेनेट की है, और सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है। और उसके बाद में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए आता है आपको, ठीक है, क्रम से लगाने के लिए भी आता है, तो वो भी आप लोगों को जो है मैं बता दूंगा, उसका भी क्वेश्चन आपको, ओके। चलिए तो हम लोग मिलते हैं, और इसके अलावा अभी आप लोगों की क्लास है, तो जल्दी से जाकर, जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में 3 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे क्लास के अंदर में, मैं भी क्लास में जा रहा हूँ, आप लोग भी जितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए आप लोग क्लास में, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग पेड क्लास के अंदर में 3 बजे एग्जैक्ट, थैंक यू। हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा क्या टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली केवीएस कोर्स खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत कोर्स परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही आपको व्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर्स भी बने हुए हैं। आपको केवीएस के एग्जाम फोल्डर पर जाना है और केवीएस का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए आप केवीएस पीआरटी बैच लेना चाहते हैं, तो बस उस कोर्स पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, और अगर डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अपने फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका एनरोलमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।